खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वापस एक प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सभी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जहां हम मुल्क की सतह की बात ज़रूर आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है, मुल्क की सियासत किस तरीके से रवान दवा है। पार्लियामेंट का इजलास भी है, आखिरी हफ्ता है और इस बीच क्या कुछ पार्लियामेंट के अंदर की कहानी है। आपको सरहद के पार भी लिए चलेंगे क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा पर आज सबकी नज़र रहेगी। मुल्क के वज़ीर आज़म वहाँ पर ख़िताब करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच इस इजलास से कबल क्या कुछ चल रहा है उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। फिर जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ अहम तब्दीलियां हो रही हैं और कुछ अहम बातें हो रही हैं। वो बातें और तब्दीलियां क्या कुछ है, वक्फे वक्फे से हम आपके सामने ये सब कुछ रखने की कोशिश करेंगे। और तकरीबन 9:40 के आसपास हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी ऑटोमेटिकली और उस वक्त आप और हम बराह रास्त बात करेंगे। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हुकूमती इदारों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हमारी ये सही और कोशिश रहेगी कि आपके मुश्किलात को हुकूमत तक पहुँचाया जाए और फिर उनका जो है रिव्यू भी लिया जाए। तो फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लिए मेरा साथ इस वक्त दे रहे हैं दिल्ली स्टूडियो के अंदर आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। खुश आमदीद, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुख्तलिफ मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में भी, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ यूएनएससी इजलास के हवाले से करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ भी चलेंगे और अपने नुमाइंदों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे प्रोग्राम में ख़ास बात यह भी है कि जहाँ पर जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी बात होगी, वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर यौम आज़ादी के हवाले से जो तकरीबात का इनेकाद होना है, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और 2 अहम पैनल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, उस हवाले से भी डिटेल्स आपको देंगे। तो सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं जी। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो सलामती इजलास है, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इजलास, वो आज मुनक्किद होने जा रहा है। और आज मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो इस इजलास से ख़िताब करेंगे और ये पहला मौका होगा जब इस तरीके से इजलास को बुलाया गया। 2 तरह का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है डिस्कस करेगा वो जी बड़ा मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से ये इजलास बुलाया गया है और इस इजलास को हाई प्रोफाइल इजलास माना जा रहा है, जहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज इस डिबेट के अंदर मौजूद रहेंगे और उसको इफ्तिताह करेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अब ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से शाम 5:30 बजे का वक्त दिया गया है भारत के हिसाब से, यानी मुल्क के हिसाब से 5:30 बजे शेड्यूल टाइम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा जो है उनकी तरफ से जो इत्तलात फराहम की गई है उसके मुताबिक आज 5:30 बजे वज़ीर आज़म जो है वो मैरीटाइम क्राइम और मैरीटाइम सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स को लेकर अपना इफ्तिताही खुतबा जो है वो वहाँ पर देंगे। और इस सिलसिले में ये माना जा रहा कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव होगा आज के दिन के हवाले से। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वज़ीर आज़म जब वहाँ पर ख़िताब करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिबेट को ओपन करेंगे, तो उस वक्त वहाँ पर मौजूद कौन होंगे? एक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वहाँ पर होंगे, डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के सदर वहाँ पर मौजूद होंगे, उसके साथ साथ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन वहाँ पर मौजूद होंगे और उसके साथ साथ आलमी लीडरों की मौजूदगी भी वहाँ पर मुतवक्का हो सकती है। तो एक तरफ से ये है। और जो दूसरे लीडर जो इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं उनमें नाइजीरिया है और दीगर मुल्कों के सदर या वज़राए आज़म वहाँ के जो है वो वहाँ पर बराह रास्त वहाँ पर रहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात जो है वो ये है कि इसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्कों की खबरें भी साथ साथ चल रही हैं और ये जो 2 मुल्कों की खबर आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को इस इजलास के अंदर मदऊ नहीं किया गया है। ये एक खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने नाराज़गी का इजहार किया है और कहा है कि जिस तरीके से ये खुसूसी इजलास तलब किया गया है और उसमें पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया गया है, इस पर उन्होंने अपनी बरहमी का इजहार किया है। और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर मुनीर अकरम वहाँ पर है, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान के हैं, उनकी तरफ से जो है ये बरहमी का इजहार किया गया है और फॉर्मल रिक्वेस्ट उनकी पार्टिसिपेशन की जो आई थी उसे डिनाई किया है यूनाइटेड नेशन के अपने दफ्तर की तरफ से। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के जो एम्बेसडर वहाँ पर है गुलाम
इजरायली, उनका मानना है कि अफ़गानिस्तान अपने तरीके से जी पूरा मसवदा तैयार किए हुए हैं। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो वहाँ पर महाज खोलेंगे और उन्हें बताएंगे कि तालिबान को किस तरीके से पाकिस्तान अब वहाँ पर मदद कर रहा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी और दीगर मामलों के हवाले से आज गुफ्तगू होनी है। इस बीच पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या कुछ है हमने आपके सामने रख दिया है। अफ़गानिस्तान क्या कुछ करने जा रहा है वो भी आपके सामने है, लेकिन सबकी नज़र रहेंगी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर, जहां आज 5:30 बजे वो अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती इजलास बराए मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम क्राइम के हवाले से आज इफ्तिताही खुतबा देने जा रहे हैं। तो ये तो बात थी जनाब वज़ीर-ए-आज़म की। अब बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा एक और बड़ी खबर भी आपको आसिफ बताएंगे। जी आसिफ। बिल्कुल, बात जरा अब लोकसभा के हवाले से करते हैं। आपको याद होगा कि जुमे तक जो हंगामा मुसलसल दूसरे हफ्ते जारी रहा, लेकिन पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आज तीसरा हफ्ता है और आज एक बार फिर जहां पर दोनों ऐवानों के अंदर कार्रवाई शुरू होगी सुबह 11 बजे के करीब, तो दोबारा ऐवान के अंदर एक बार फिर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। चूंकि पेगासस मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ मुसलसल सरकार से जवाब तलब कर रहा है, इस पर बहस की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत मुख्तलिफ बिल पास करने की कोशिशों में मसरूफ है, जहां पर यह तीसरा हफ्ता है लगातार पिछले 2 से ढाई हफ्ते जहां पर दोनों के दरमियान काफी तकरार रहा और कोई बात नहीं बन पाई है। सिर्फ 3 बिल इस सेशन में अभी तक सरकार की तरफ से ऐवान के अंदर रखे गए हैं जिनको पास किया गया है, लेकिन इस हफ्ते के दौरान जहां पर एक बार फिर पेगासस समेत किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और दीगर जो बाएं बाजू की जमातें हैं वो मुसलसल ऐवान के अंदर और बाहर भी हंगामा काफी कर रही हैं और जुमे के रोज आज तक यानी पीर की सुबह 11 बजे तक एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। आज सुबह 11 बजे एक बार फिर कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन हंगामे के आसार मुसलसल तीसरे से चौथे हफ्ते तक भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ ने लगातार चैलेंजेस ऐवान के अंदर और बाहर दोनों जगह पर सरकार के लिए खड़े किए हैं, चाहे वो किसानों का मामला हो जंतर मंतर पर या पेगासस ऐवान के अंदर मामला उठाना हो। अब बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी आसिफ, चूंकि आज आखिरी हफ्ता है जी इस मानसून सेशन का, और मानसून सेशन का जब आखिरी हफ्ता है तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी कमर कस ली है और हिज़्ब इख्तिलाफ के कई रहनुमाओं की तरफ से इस बात को इशारा दिया गया कि ये हफ्ता जो है ये हंगामा खेज हो सकता है और हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक तक लाने की बात हो रही है। शशि थरूर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनका मानना है कि सरकार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, क्योंकि सरकार पूरी तरह से हर महाज पर नाकाम हुई है। कुल मिलाकर 10 मसवदे कानून को तहरीर किया था सरकार ने, जिन्हें पटल पर रख दिया गया, लोकसभा के अंदर रखा गया, राज्यसभा के अंदर रखा गया और हंगामे के बीच उन सबको पास भी करवाया गया है। अब ये देख लीजिएगा जो आज ये चल रहा है इसको ज़रा माजी के साथ टटोलने की कोशिश कीजिएगा, याददाश्त को ज़रा ताज़ा कीजिएगा और साल 2010 की बात कीजिएगा, जब आज की मौजूदा हुकूमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर थी और इसी तरीके से मॉनसून इजलास का बाइकॉट किया गया था और हंगामा हुआ था। और जब हम साल 2010 विंटर सेशन की बात करते हैं, जब बीजेपी अपोजिशन के अंदर थी, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन जेपीसी बनाने की बात हो रही थी और जेपीसी की मांग किस मामले को लेकर थी, वो 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस घोटाला जो सामने आया था, जिसको लेकर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट सामने रखी थी एलोकेशन को हवाले से, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा जो था वो साल 2010 में बीजेपी की तरफ से किया गया था और आज वैसे ही असरात जो है वो लोकसभा के अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार के अंदर है और उस वक्त की सरकार के अंदर जो जमातें थी वो आज हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर है, इसलिए हंगामा जो है वो भरपूर देखने को मिल रहा है। 7 मसवदे कानून दोनों ऐवानों के अंदर जो है वो रवा हफ्ते के अंदर लाने की उम्मीद सरकार की तरफ से रखी गई है, जिसमें टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 इसी हफ्ते आएगा जी, इसमें भी, और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2021 ये भी इसी हफ्ते आ सकता है। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जो हैं जो ऑलरेडी अमेंडमेंट्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं, उसको लेकर राज्यसभा के अंदर भी बहस होनी है, लेकिन सबकी नज़रें हिज़्ब इख्तिलाफ पर रहेंगी जिन्होंने पहले ही अपने तेवर सख्त कर दिए हैं। तो लोकसभा का मानसून इजलास का आखिरी हफ्ता है और इस आखिरी हफ्ते के दौरान सरकार काफ़ी कोशिश करेगी कि जो कानून तहरीर किए गए हैं उन्हें पास करवाया जाए और हिज़्ब इख्तिलाफ की कोशिश रहेगी कि पेगासस के साथ साथ जितने भी अहम तरीन मामले हैं उस पर गुफ्तगू हो, बात हो और सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। बहरहाल क्या कुछ होगा आप बने रहेंगे हमारे साथ, आपको पल पल का अपडेट हम जरूर करेंगे। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात चीफ जस्टिस की भी करते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी बड़ा बयान सामने आया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बयान दिया है वो न सिर्फ जुडिशरी के हवाले से बल्कि अमन
और कानून के हवाले से इंतहाई अहम बयान माना जा रहा है। अदलिया के साथ साथ पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से जो एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था उसमें उन्होंने दो बड़ी बातें कही। एक तो ये कि थाना जो पुलिस स्टेशन है इंसानी हुकूक और इंसानी एहतराम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने ये दूसरी मरतबा ऐसा बयान दिया है जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जा रही थी। उससे इसी दौरान इस तकरीब में जो मुनक्किद हुई ऑनलाइन उसमें अपने ख्यालात का इजहार किया। तहफ़्फ़ुज़ और जमानतों के बावजूद भी इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं और बड़े और मुल्क के जो अहम इदारे हैं चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जस्टिस एनवी रमन्ना के मुताबिक उनको आगे आने की ज़रूरत है ताकि न सिर्फ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके बल्कि जो आज के वक्त में हिरासती तशद्दुद है और पुलिस मजालिम है या दीगर मसाइल हैं उनके अजाले के लिए तमाम इदारों को मुतहरिक और मुस्तहकम होने की ज़रूरत है। तभी जाकर इन मसाइल और जो थाने के अंदर पेश आने वाला तशद्दुद है, इस तरह के वाक़यात रोलमा होते हैं मुल्क के अंदर, उनको अगर कम किया जाना है तो सरकारी और गैर सरकारी इदारों को भी इस वक्त मुश्तरका कार्रवाई की ज़रूरत है आज के वक्त में। दूसरी बड़ी बात, इस वक्त आज मुल्क के अंदर कई ऐसे मामलात हैं जो सरकार के मुताबिक अनरिपोर्टेड हैं, कई ऐसे केसेस जो अदालतों के सामने नहीं पहुँचते हैं। उन ऐसे केसेस को सामने लाकर नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, ख़वातीन को इन केसेस में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, इंसाफ उनको फराहम करना, इसको यकीनी बनाने के लिए खास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक बार फिर इस पर जोर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बड़ा बयान सामने आया है और ये बड़ा बयान उस वक्त सामने आया जब चीफ जस्टिस नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एहतमाम से एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उस दौरान पुलिस निज़ाम यानी पुलिस स्टेशन के अंदर हिरासत में लेने, FIR, टॉर्चर की उन्होंने बात की और उसके बाद जो ज़मानतें और तहफ़्फ़ुज़ात और जो ख़दशात उसके साथ साथ जुड़े हुए हैं माशरे के, उस पर वो तबादले ख्याल कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि हिरासती तशद्दुद और पुलिस मजालिम के बढ़ते हुए वाक़ात पर जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि ये आइन के लिए एक बड़ा ख़तरा है और इससे निपटने के लिए हम सब ने काम करना होगा। यानी एक सुधार की पहल और सुधार की आवाज़ जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से सामने आई है पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से और पुलिस स्टेशंस के हवाले से। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी कई दिनों से ये जो हिरासती तशद्दुद और पुलिस मजालिम का मामला है इसको लेकर ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर बड़ी बातें की थी, लेकिन अब आवाज़ जुड़ी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और इंतज़ार है कि हुकूमत की तरफ से इसका रद्द-ए-अमल क्या कुछ हो सकता है। तो ये तो बात थी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। अब ज़रा बात वज़ीर आज़म की करते हैं और किसानों की करते हैं। और किसान सरापा एहतिजाज अपनी तरफ से एक मुनज़्ज़म तहरीक के तौर पर वो चला ही रहे हैं, लेकिन आज किसानों के खातों में एक बार फिर पैसा जा रहा है और ये पैसा जाएगा किसान। वज़ीर आज़म आज बाज़ाब्ता तौर पर एक और इंस्टॉलमेंट जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, किसान सम्मान निधि के तहत जो है वो आज 12:30 बजे बाज़ाब्ता तौर पर तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है और उस तकरीब से वज़ीर आज़म भी खिताब करेंगे, जिस दौरान मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। अब आज ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट जो होगा वो कितना होगा जी, 19,500 करोड़, 19,500 करोड़, 19,500 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और मुख्तलिफ मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ किसान हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इस पूरे निज़ाम के तहत, जो PM किसान स्कीम 6,000 रुपया हर साल जो दिया जा रहा है किसानों को, उस हवाले से एक और किस्त की अदायगी जो है वो आज करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म और बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत जो है वो पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। 14 मई को भी वज़ीर आज़म ने 8वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो थे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत जो थे वो किए थे और उस वक्त 90 मिलियन किसानों को घर बैठे ये पैसा मिला था। और आज की तकरीब भी जो आज 12:30 बजे शुरू होनी है ये काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि एक तरफ से
किसान दो जगहों पर, दिल्ली बॉर्डर और जंतर मंतर पर एहतजाज, और किसानों को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडर भी ऐवान के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। उस बीच आज किसानों को पैसा और राहत देने की बात वज़ीर आज़म कर सकते हैं। अब उम्मीद ये है कि वज़ीर आज़म एक बड़ी पहल आज करेंगे या नहीं करेंगे, और ये जो एहतजाज कई दिनों से चल रहा है और जो अब दिल्ली से लेकर लखनऊ उत्तर प्रदेश तक चला गया है, ये कौन सा रुख लेगा कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आज नज़र ज़रूर वज़ीर आज़म पर रहेगी कि किसानों के मामले पर नरेंद्र सिंह तोमर और वज़ीर आज़म क्या कुछ नई बात कह पाएंगे या उसी बात पर बज़िद रहेंगे, उसी बात को दोहराते रहेंगे जो उन्होंने ऐवान के अंदर दोहराई थी कि कानून सही है और कानून की किस शिक को लेकर एतराज़ है उसको लेकर किसान सामने आए। तो ये तो बात थी जनाब किसानों की। अब बढ़ते हैं आगे, भारत के लिए एक और राहत की भी खबर है, और राहत की खबर क्या कुछ है कोविड के बीच, तफसील के साथ आसिफ। बिल्कुल, बर्तानिया की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है और भारत को रेड लिस्ट से निकालने का फैसला किया है। उस रेड लिस्ट से बर्तानिया ने निकालने का फैसला किया है जो आपको याद होगा कि पिछले साल से लगातार बैनुल-अक़वामी परवाजों पर भारत से जाने और भारत में आने वाली परवाजें नहीं आ पा रही थी और कोविड के बीच ये तमाम तर इकदाम किए जा रहे थे। लेकिन अब बरतानवी हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान के नाम को रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है और इस बीच उस फहरिस्त में डालकर मुल्क के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है, जिसका मतलब यह है कि हिंदुस्तानी मुसाफिरों के लिए अब ये लाजमी नहीं होगा। पहले जो कोविड की दोनों खुराकें या हर तरह की वैक्सीन उनको वो ले सकते थे, मुकम्मल तौर पर दोनों डोजेज लेने के बाद वो बरतानिया जा सकते थे, मगर अब ये फैसला जो है वो उन पर इसका इतलाक नहीं होगा। दूसरी ये बात कि कोविड-19 वैक्सीन की तमाम खुराकें अगर आपने ना भी ली हो तब भी आप सफरी पाबंदी आप पर नहीं रहेगी, आप बरतानिया जा सकते हैं। मुल्क के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी का ऐलान, जिसका मतलब ये भी हुआ कि महकमा सेहत और समाजी निगहदाश्त DHSC ने इसकी तस्दीक की, जो बरतानिया के अंदर ये कहा कि सुबह 4 बजे से यानी आज से इस फैसले का इतलाक है। आज जो पहली फ्लाइट यहां से जाएगी, जो भी मुसाफिर जाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी टिकट्स बुक की हैं, आज सुबह 4 बजे से उनके लिए रास्ते साफ हो गए हैं। बरतानिया के अंदर उन पर अब कोविड के दौरान जो पाबंदियां थी वो खत्म हो गई और हिंदुस्तान के अंदर जहां पर डेल्टा समेत बाकी वायरसेस के काफी ज्यादा केसेस सामने आए थे, उन सब के बीच में रेड लिस्ट में डाल दिया गया था बरतानिया की तरफ से भारत को। लेकिन अब उस लिस्ट से निकालने का फैसला और सफरी पाबंदियों को नर्म करके बिल्कुल सर, ब्रिटेन ने जो बड़ी बात इसमें कही है, इसमें यह था कि पहले जब हम सफर करते थे तो आपने 10 दिन होटल क्वारंटीन रहना था, इसको हटा दिया गया है और होटल आपने क्वारंटीन रहना है, लेकिन अब होटल के बजाय आप अपने घर के अंदर 10 दिन क्वारंटीन रह सकते हैं। ये DHSC की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। और साथ साथ ये जो 10 दिन का सेल्फ आइसोलेशन था जिस पर तकरीबन 1750 पाउंड पर हेड खर्चा आता था, अब इस खर्चे को भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने क्वारंटीन की फैसिलिटियाँ अज खुद लेने का फैसला लिया। नहीं, जो अब सरकार नहीं लेगी बल्कि जो मुसाफिर सफ़र करेगा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों यानी भारत की मुख्तलिफ रियासतों से ब्रिटेन के लिए, अब उसने खुद अपना खर्चा जो है वो लेना होगा क्योंकि अब सरकारी क्वारंटीन नहीं होगा, वहाँ पर आपने पैसा नहीं देना होगा, बल्कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आप रुक सकते हैं। और 10 दिन का क्वारंटीन अभी भी सेल्फ आइसोलेशन इन्होंने इसको नाम दे दिया है, ये कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर अच्छी ये है कि रेड लिस्ट से हटा दिया गया है और सफरी पाबंदियां जो लगी थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी नरम कर दी है। माइग्रेंटों की भी बात फटाफट से आसिफ आपको बताएंगे क्योंकि माइग्रेंटों के लिए सरकार एक और पहल करने जा रही है और यूनिक आइडेंटिटी कार्ड उनके लिए होगा। और ये कौन से माइग्रेंट हैं और किन के लिए यह बड़ा फैसला है? बिल्कुल, मरकजी हुकूमत का फैसला उन माइग्रेंट्स के लिए जो आपको याद होगा पिछले लॉकडाउन से अब तक मुख्तलिफ रियासतों से मजदूरों की मौत भी हुई। माइग्रेंट्स मजदूर थे, एक रियासत से दूसरी रियासत काम करने गए थे, लेकिन अब सरकार ने उनको राहत पहुंचाते हुए एक प्लेटफॉर्म मुतारिफ कर जो मुहाजिर मजदूर हैं उनको एक बार फिर सरकार की तरफ से सहूलियात जिस रियासत के अंदर वो काम करने जाएंगे वहां पर उनके लिए फराहम की जाएंगी। इसका सरकार की तरफ से पहले ये कहा गया था कि वो वादाबंद है, उसके तहत अब सरकार की तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ करके एक बार फिर तकरीबन 4 लाख के करीब ऐसे जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में काम करने वाले माइग्रेंट्स मजदूर हैं उनका डेटा कलेक्ट करके उन सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म के तहत डिजिटल प्रोसेस के तहत उनको इसमें शामिल करके इसका हिस्सा बनाया जाएगा। और मुल्क के किसी भी हिस्से के अंदर अगर वो मजदूरी करने जाएंगे तो सरकार की तरफ से एक तो वो गैप कम हो जाएगा जो मरकजी वजारत के दरमियान और इन मजदूरों के दरमियान था, जो सरकार की तरफ से लॉकडाउन के दौरान
बहुत सारे मजदूरों को रकूमात उन्हें दी जानी थी 2000 या 4000 रुपए, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाए। लेकिन रवां हफ्ते सरकार ने यह फैसला लिया है और अगले कुछ दिनों के अंदर यह पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। तकरीबन 4 लाख माइग्रेंट्स मजदूर किसी भी रियासत के अंदर काम करने जाएंगे तो डिजिटल सहूलियात उन्हें दी जाएंगी और वो बराह रास्त रब्ता कर सकेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, सरकार से एक एप्लीकेशन के जरिए, जहां पर वो खुद को रजिस्टर कर सकेंगे। और रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होगा किसी भी हिस्से के अंदर अगर कोई कुदरती आफत आती है, कोई परेशानी आती है, तो जिस रियासत के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस कस्बे के अंदर वो काम कर रहे हैं, वहां पर मरकजी वजारत के तहत, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वजारत के तहत उनको अब सहूलियात इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दस्तयाब होंगी। चलिए जी, मुल्क की खबरों के बाद अब जरा यूनियन टेरिटरी लद्दाख का भी हाल आपको बताते चले। लद्दाख जो ज़मीनी राब्ता उनका है, दो ही तरह से, या मनाली से जाता है या गांदरबल से होते हुए, जो उनकी कौमी शहर वो होती है, और अक्सर बेशतर मौसमी तब्दीली की वजह से वो बंद रहती है। लेकिन इस बार मरकज़ी वजारत शहरी हवाबाजी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और मज़ीद तोसी एयरपोर्ट को देने और उड़ान स्कीम के तहत मज़ीद कुछ इक़दाम उठाने का फैसला लिया गया है। और यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत ने, मरकज़ी सिविल एविएशन ने, जो मरकज़ी वजारत है, उनकी तरफ से लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि मज़ीद ज़मीन को अलॉट किया जाए ताकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना मुस्तकिल निज़ाम वहाँ पर बना सके और न सिर्फ लेह के लिए बल्कि करगिल के लिए भी सफरी हवाई सफ़र जो है वो मज़ीद आसान बन सके। वजारत शहरी हवाबाजी ने लद्दाख इंतजामिया को इस सिलसिले में हिदायत दी है कि 9.4 एकड़ एयरपोर्ट अथॉरिटी, इतनी ज़मीन जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हवाले की जाए। उड़े देश का आम नागरिक इस स्कीम के तहत अब करगिल के अंदर भी एयरपोर्ट और जो पुराने एयरपोर्ट जहां जहां मुल्क के अंदर है उनको एक बार फिर एक्सटेंड करने की, वहां काम शुरू करने की या कहीं पर मुरम्मत करनी हो तो इस स्कीम के तहत सरकार कर रही है। और इसका मकसद ये है कि जो हवाई सफ़र है वो लद्दाख के लिए भी आसान बनाया जा सके ताकि हर मौसम के दौरान लद्दाख के आम लोग भी मुल्क के बाकी हिस्सों में जा सके। सिर्फ अब तक लेह के अंदर ये सहूलियात थी, लेकिन करगिल के हवाले से भी एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। और 9.4 एकड़ ज़मीन अब सरकार को, इंतज़ामिया को कही गई है कि वो जो लद्दाख के अंदर जो वजारत शहरी हवाबाजी के जिम्मेदारान हैं उनके हवाले कर दी जाए ताकि मजीद इसमें तोसी की जा सके करगिल के अंदर। पूरे देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम साल 2016 अक्टूबर 21 को शुरू की गई थी, जिसके तहत रीजनल एयर कनेक्टिविटी को देखने की बात सामने रखी गई थी। और स्कीम के तहत आज तक कई इलाकों को जोड़ने की बात हुई है, जिन्हें जोड़ा भी गया है। और अब फोकस ऑफ द पॉइंट जो है वो लद्दाख है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए कह दिया गया है कि 9.4 एकड़ ज़मीन जो है वो मज़ीद अलॉट की जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए ताकि एयर कनेक्टिविटी को और लद्दाख के लिए मजबूत बनाया जा सके। बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान का दौरा न सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का होने जा रहा है बल्कि लद्दाख का भी दौरा होगा और ये दौरा इंतहाई अहम माना जा रहा है। ये पहला दौरा होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, जिनकी सरबराही अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं, वो करगिल भी जाएंगे, लद्दाख के करगिल में भी जाएंगे और लेह में भी जाएंगे। 14 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में ये प्रोग्राम रहेगा जी लद्दाख के अंदर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो पहली बार लद्दाख का दौरा करने जा रही हैं। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो इसको हेड करेंगे और वो लद्दाख के करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे 14 से 18 तारीख के दौरान। अब जब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान वहां पर जाएंगे तो उन्होंने क्या करना है जी जाके, तो उनका जो सबसे बड़ा मौजूद रहेगा वो सीएजी की वो रिपोर्ट जो बापत साल 2019 सामने आई थी। सियाचिन ग्लेशियर पर रह रहे जो जवान हैं और ऊंची पहाड़ियों पर जो जवान इस वक्त तैनात है, उनके लिए खाने पीने और रहने की सहूलियात के साथ साथ राशन, पानी और कपड़े की किस तरीके की व्यवस्था, किस तरीके का अरेंजमेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, उसको वो ऑन स्पॉट एक्सेस करेंगे। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट के अंदर कई खुलासे किए गए थे साल 2019 के अंदर, और उसके बाद उसी ऑडिट पैरा को लेकर पीएससी जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मीटिंग्स बुलाई थी। अब उन्हें हरी झंडी मिल गई है, 14 से 18 तारीख तक लेह और करगिल के अंदर रहेगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उसके साथ साथ पार्लियामेंट्री पैनल बराए दाखिला
जिसकी सरबराही राज्यसभा के सीनियर मोस्ट रुकन आनंद शर्मा करेंगे। ये भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। ये जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे 17 अगस्त से 22 अगस्त के दौरान, जिस दौरान ये कई तरक्याती प्रोजेक्टों का रिव्यू भी करेंगे और आज खुद मुशाहिदा भी करेंगे। यानी दो अहम कमेटियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का दौरा 14 अगस्त से 18 अगस्त के दरमियान लद्दाख के अंदर रहेगा, जिस दौरान फौज को दी जाने वाली सहूलियात का आज खुद वो जायजा लेंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट साल 2019 में सामने आई थी। उसका खुलासा जो था उसको देखते हुए अब वो ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट का एक और पैनल बराए दाखिला यानी होम अफेयर्स का जो पैनल है, जिसको हेड कर रहे हैं डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा आनंद शर्मा, वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और डेट्स फिक्स की गई हैं 17 अगस्त से 22 अगस्त के दौरान। 17 से 22 अगस्त के दौरान होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री फॉर होम का जो हाई लेवल डेलीगेशन है, राज्यसभा के मेंबर जो होंगे, जो कमेटी है, वो रिव्यू करेगी ग्राउंड जीरो पर आकर सिचुएशन को कि डेवलपमेंट एस्पेक्ट पर क्या कुछ चल रहा है। अब ये वजारत दाखिला का जो ये टीम आएगी, वजारत दाखिला कि जो ये कमेटी है ये क्यों रिव्यू करेगी। इस वक्त आपको याद है यूनियन टेरिटरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाले हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल जो है वो मरकजी वजारत दाखिला के अंदर है। यूनियन होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। डेवलपमेंट प्रोसेस हो, पॉलिटिकल प्रोसेस हो या कुछ भी हो, वो जरूर होम मिनिस्ट्री से वेट होकर आता है। यही वजह है कि आनंद शर्मा जब जम्मू कश्मीर आएंगे 17 से 22 तारीख के दौरान, वो कई वफूद से भी मुलाकात करेंगे। उसके साथ साथ डेवलपमेंट वर्क्स जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुए हैं उसका भी आज खुद जायजा लेंगे। आनंद शर्मा हेड करेंगे इस टीम को। तो यौम आज़ादी से कबल एक दिन और यौम आज़ादी के बाद तक 22 तारीख तक ये टीम लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहेंगी, दो अलग अलग टीमें। चलिए, एक पैनल के हवाले से बात हो रही है, अब जरा उस पैनल की बात करते हैं जो तिब्बी सहूलियात का जायजा ले रहा है और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कल ये पैनल पहुंच चुका है श्रीनगर, लेकिन आज से शुरुआत होने जा रही है। मुलाकात दिन भर जारी रहेगी। तिब्बी माहिरीन का पैनल है जो इस वक्त श्रीनगर के अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ अजला का आज पैनल दौरा करेगा और इस दौरे का सिर्फ मकसद हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, हर इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर, ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर, PHCs के अंदर और CHCs के अंदर आज के वक्त में तिब्बी सहूलियात कहां पर कितनी और ज़रूरत क्या, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें कलेक्ट करने के बाद मरकजी हुकूमत को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस कमेटी की तरफ से 2 कमेटियां बनाई गई हैं। अदालत के हुक्मनामे के अदालत की भी कुछ डायरेक्शंस थी इसमें, और उसके बाद 2 कमेटियां बनी थी जिनको हेड कर रहे हैं डॉक्टर योगेश चावला, रिटायर्ड डायरेक्टर PGI चंडीगढ़ हैं। वो दोनों कमेटियों की सरबराही कर रहे हैं। श्रीनगर और जम्मू में जो टीमें आज के वक्त में काम कर रही हैं, आज बताया जा रहा है कि पहलगाम से जुनूबी हिस्सों के बाकी, क्योंकि पहलगाम में अभी तक कुछ कमेटी के मेंबरान रुके हैं, कुछ श्रीनगर के अंदर हैं, और आज यहां से ये कमेटी के जिम्मेदारान नॉर्थ और साउथ कश्मीर के बड़े अस्पतालों के अंदर क्या कुछ सहूलियात हैं उसका जायजा लेने के बाद श्रीनगर वापस लौटेंगे। और आज ही कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग भी जाएंगे। यहाँ पर भी सीनियर अफसरान से मुलाकात होगी और स्किन सोरा के जिम्मेदारान से भी यहाँ पर भी इंतजामिया की कारकर्दगी, तिब्बी सहूलियात, कोविड के दौरान जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है और जो इक्विपमेंट्स हैं आज के वक्त में जो हर हॉस्पिटल के अंदर होने चाहिए, उसका जायजा लेने के बाद वो उस पर डिस्कस किया जाएगा इस कमेटी की तरफ से। इसके बाद स्किन सोरा के अंदर आज के वक्त में फैसिलिटीज़ क्या है उसका भी ये कमेटी, चूंकि 2 कमेटियां, एक श्रीनगर में एक जम्मू में, जम्मू के अंदर भी आज से काम शुरू हो रहा है, और स्किन सोरा के अंदर सहूलियात क्या है उसका भी जायजा कमेटी की तरफ से लिया जाएगा। और आज ही बाद दोपहर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक राथर से भी मुलाकात करके कमेटी के जिम्मेदारान आज ये बताने वाले हैं कि हर हॉस्पिटल के अंदर आपकी कमी क्या है और क्या कुछ करने की जरूरत है। इसके अलावा आज दिन भर ये जब होगा तो कल माना जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ कमेटी के जिम्मेदारान की मुलाकात होगी। इसके अलावा अतुल डल्लू जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, उनके साथ, और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल के साथ भी ये कमेटी मिलने वाली है। वहां पर क्या कुछ उस लेवल पे कमियां दूर करने की कोशिश है तो उस हवाले से भी मुलाकात होगी। कुल मिलाकर 11 तारीख को ये पैनल वापस श्रीनगर और जम्मू से दोनों कमेटियां दिल्ली लौटेंगी और उसके बाद वजारत सेहत को एक तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी, आगे का खाका तैयार किया जाएगा, क्या कुछ कमी किस हॉस्पिटल के अंदर है। डॉक्टर रवि गुप्ता जो कि पैनल के अंदर इसका हिस्सा है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ से ये गए हैं।
इसके अलावा डॉक्टर कैसर अहमद एक्स प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के, वो इस पैनल का हिस्सा हैं। और तीसरे और अहम रुकन हैं डॉक्टर शौकत जरगर, रिटायर्ड डायरेक्टर हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि आज के वक्त में इस कमेटी के साथ हैं और वादी कश्मीर के तमाम बड़े अस्पतालों के अंदर आज के वक्त में और पिछले 1.5 साल के दौरान जिस वबाई सूरत हाल से और जिस बहरान से बड़े अस्पताल और महकमा सेहत खास तौर से गुजरा है, वहां पर न सिर्फ पिछली परफॉर्मेंस बल्कि आगे मुमकिन कोविड की तीसरी लहर से कब्ल क्या इकदाम की जरूरत है, उसके लिए बाज़ाब्ता एक प्लान ये पैनल या दोनों कमेटियां तैयार करेंगे। चलिए जी, ये तो हेल्थ पैनल की रिपोर्ट थी, लेकिन ज़रा बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी आपको बताती है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल साउथ कश्मीर के कई इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान कुलगाम के अंदर वो मौजूद रहे और कुलगाम के अंदर जहां नौजवानों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, वहीं पर दो टोक अल्फाज में कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी इंतज़ामिया का मंसूबा भी सामने रखा है। सूफियों की सरजमीन पर तशद्दुद की गुंजाइश नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाजिया कर दिया कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों की एक नस्ल बर्बाद हो चुकी है, अब आने वाले यानी जो नई नस्ल है इनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जंगजूयत यानी मिलिटेंट और मिलिटेंटों के अयानतकारों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल ये साफ कर दिया है, यानी जिन्हें आज तक OGWs का नाम दिया जा रहा था और ये माना जा रहा था ये जो OGWs हैं ये बेसिक रोल प्ले करते हैं मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ कर दिया कि मिलिटेंट हो या भलाई वर्कर हो, दोनों के साथ सख्ती के साथ पेश आया जाएगा और जब तक बंदूक खामोश नहीं होती तब तक सख्ती के साथ ही इंतज़ामिया काम करती रहेगी। जहां एक तरफ से कल उन्होंने इस बात को दोहराया, वहीं पर उन नौजवानों की भी हौसला अफजाई की गई जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना नाम खुद कमाया। बिल्कुल, तनवीर वानी को उन्होंने एजाज़ से नवाजा। तनवीर वानी जो कि IAS का टॉपर है और जम्मू कश्मीर का नाम उसने रोशन किया, एक बहुत ही पोर फैमिली बैकग्राउंड। तनवीर वानी को जब अवार्ड दे रहे थे तो उस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक रोज़ पहले आपको याद होगा पुलिस एहलकार जहाँ बहक हुआ था, मिलिटेंटों ने एक काफिले पर हमला किया था साउथ कश्मीर के अंदर, उनको भी खराज अकीदत पेश किया। लेकिन नौजवान खास तौर से वो इस वक्त जो मिलिटेंसी का दामन थाम चुके हैं, अगर वो वापस आते हैं तो एक बार फिर यकीन दिलाया गया कि उनकी सरकार मदद करेगी, उनके रोजगार का और उनका घर चलाने का आगे का क्या जरिया होगा वो सरकार तय करेगी। लेकिन इस स्पीच का एक हिस्सा वो आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो मिलिटेंसी की तंजीम का हिस्सा हो या फिर उनका कोई सपोर्टर हो, साथ देने वाला हो, किसी भी कीमत पे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूरा किया जा सके और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि यहाँ का प्रशासन भी पूरी तरह इसी कोशिश में लगा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी नीतियां बने जिससे जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों को, बच्चियों को, उनकी युवा चेतना को मजबूत किया जा सके और उनके अंदर की जो इच्छा है तरक्की की उसे पूरा। यहाँ की धरती को यदि देखें तो ये संतों की, सूफी फकीरों की धरती है। यहाँ किसी भी तरह की हिंसा या गुनाह खुदा के दिखाए रास्ते के खिलाफ है। सूफी फकीर सिमनानी साहब का नाम आप सबने सुना है। उनकी दो पत्नियां आपकी नजर करना चाहूंगा। चेकुस बसत बाद के एज इंतजारे बाउमीदो रसद उम्मीदवारे। सिमनानी साहब कहते थे कि एक लंबे इंतजार के बाद, मित्रों, कुरान में लिखा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल कुलगाम के अंदर मौजूद थे और उनका मानना था कि कुलगाम आना इसलिए भी अहम था ताकि मिलिटेंटों तक एक मैसेज और पैगाम पहुंच जाए कि हुकूमत उनके सामने किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगी। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर नौजवान पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पड़ोसी मुल्क कहते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क के प्रोपेगेंडे और बहकावे का शिकार हुए हैं, ताहम हुकूमत अपनी तरह से काम कर रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि 15 अगस्त की तकरीब को लेकर मरकज से लेकर रियासती इंतजामिया किस तरीके से कमर कस चुकी है और मरकजी वजारत की तरफ से क्या कुछ हुक्मनामा इस हवाले से जारी किया गया है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद